प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग आज फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। अर्थात एक प्रोजेक्ट को सही रूप से मूर्त रूप देने के लिए जो रिक्वायर्ड फंड है, यानी प्रोजेक्ट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए और जो रिक्वायर्ड फंड है उसका एस्टिमेशन और कहाँ से कितना फंड किस सोर्स से आएगा, यानी रिक्वायर्ड फंड का मोबिलाइजेशन कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ इस यूनिट में हम लोगों को ये भी जानना है कि प्रोजेक्ट के लिए जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो उसके स्ट्रेटजी क्या होता है, उसका प्लानिंग क्या होता है। तो पहले इसमें हमने चुना है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट कहते किसको हैं और उसका एस्टिमेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये इन बातों को जानेंगे। क्यों कि प्रोजेक्ट का अगर कॉस्ट प्रॉपरली एस्टिमेटेड नहीं होता है कि टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, ये अगर सही ढंग से प्रॉपर वे में एक्यूरेसी के साथ, मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ अगर डिटरमाइन नहीं होता है तो इसी पे आगे का प्लानिंग डिपेंड करता है। क्योंकि जितना रिक्वायर्ड फंड है उसी के लिए तो आप फंड को मोबिलाइज करोगे, यानी फंड जो अरेंज किया जाएगा डिफरेंट सोर्स से उतना ही अरेंज किया जाएगा जितना रिक्वायरमेंट है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, यानी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इंडिस्पेंसिबल इंटीग्रल पार्ट हो जाता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे पहले समझना है प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट मीन्स कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायर्ड to be invested in a project in various forms of permanent assets. Capital required to be invested in acquisition of land, construction of different buildings, acquisitions of plants and equipments, and for the provision of sufficient working capital arrangement and various forms of current assets. So all total capital required for these components of capital of a project is known as project cost या project capital cost. Clear है? So if all of these estimation is not accurately made, then the financing decision or decision regarding the source of finance will also be incorrect. In that situation, after implementation of such financial planning or incomplete financial planning, there is much possibility of the failure of the project, because at the time of requirement the fund will not be available, sufficient fund will not be available at proper time. This will cause delay in completion of project, and whenever delay in completion of project, that will lead to extra cost of capital investment, है ना। नेचुरली द प्रोजेक्ट हो सकता है कि बीच में ही उसको बंद कर देना पड़े, यानी टाल देना पड़े कुछ वक्त के लिए। तो ऐसे में जितना डिले होता है, आप जान रहे हो कि अगर 5 ईयर का प्रोजेक्ट प्लान है और डिले होते होते 8 ईयर्स 10 ईयर्स लग जाता है, तो 5 साल जो एक्स्ट्रा लग रहा है उस दौरान जितने भी इनपुट आइटम्स हैं, लेबर प्राइस लेवल चेंज होने की वजह से लेबर का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, मटेरियल्स रिक्वायर्ड का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, जो प्लांट इक्विपमेंट्स एक्वायर करना है वो सब प्राइस हाइक हो जाएगा मार्केट में। तो जो हमने फंड प्लानिंग किया था पहले वो इनसफिशिएंट हो जाएगा, यानी प्रोजेक्ट कंप्लीशन में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए प्रॉपर शेड्यूल टाइम में और शेड्यूल बजट में प्रोजेक्ट पूरा हो जावे, इसलिए प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन पे प्रॉपर प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन रिक्वायर्ड प्रॉपर कंसंट्रेशन एंड केयरफुल प्रिंसिपल प्रोसेस शुड बी अडॉप्टेड बाय द प्रोजेक्ट प्लानर और फाइनेंशियल प्लानर ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट रिप्रेजेंट्स कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। इट इज long-term startup cost of the proposed project which requires huge funds to be invested
in various components of permanent assets such as land, building, plant, machinery, working capital components, etc. अब so far as project cost estimation is concerned, it is an integral part of financial planning in which every components of the project cost are properly analyzed and decided what will be the process of its acquisition and what will be the real fund requirement in order for its acquisition. यानी आप किस प्रोसेस से इसको प्राप्त करोगे और उसके लिए कितना फंड चाहिए होगा। एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि लैंड एक्विजिशन तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होगा किसी भी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो आप किसान से लैंड खरीदोगे या फिर लीज पे आप लैंड ले सकते हो, हायर कर सकते हो, है ना। तो आपका इसमें से कौन सा प्रोसेस होगा। अगर लीज करते हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, कहाँ तक उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो सकता है। अगर हमारा दूसरा ऑप्शन है कि लैंड एक्वायर करेंगे फार्मर से, तो लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया कितने दिन तक में पूरा करना है और लैंड का कितना एरिया रिक्वायरमेंट किस पर्पस के लिए चाहिए, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए कितना चाहिए, ऑफिस बिल्डिंग के लिए कितना चाहिए, वर्कशॉप के लिए कितना चाहिए, एम्प्लॉइज स्टाफ क्वार्टर्स के लिए कितना चाहिए, इस सब के लिए लैंड एस्टिमेशन तो करना होगा। एरिया जब तय हो जाएगा तो लैंड एक्विजिशन जिस साइट लोकेशन में आप अपना प्रोजेक्ट सेटअप देना चाहते हो उस एरिया में लैंड का क्या प्राइसेस चल रहा है ना, और जो कन्वीनियंस साइट हो सकता है उस साइट पर जो मैक्सिमम प्राइस देना पड़ सकता है वो उसके आधार पर आप कोटेशन तय करोगे, है ना। उस एरिया के लोकेलिटीज के जो ब्रोकर्स हैं जिसके माध्यम से आप लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस को पूरा करोगे उससे आप कोटेशन लोगे, कितने स्क्वायर फीट लैंड एक्विजिशन में टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो इस प्रकार से एक कंपोनेंट जो सिर्फ लैंड है उसके लिए प्रॉपर एस्टिमेशन का जितना भी तरह से हम उसके ऊपर प्रॉपर कंसीडरेशन सारे फैक्टर्स को करते हुए तब तय करेंगे कि लैंड एक्विजिशन में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, सिविल कंस्ट्रक्शन होगा, डिफरेंट बिल्डिंग्स बनेंगे, उसके कॉस्ट एस्टिमेशन उसके एक्सपर्ट के द्वारा आप उससे उसके सप्लायर मटेरियल सप्लायर के द्वारा आप कोटेशन लोगे, है ना। या उसका आप अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा करना चाहोगे तो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर से एस्टीमेट्स मांगोगे, उनसे कोटेशन मांगोगे। आप प्लांट अगर एक्वायर करना चाहते हो तो आपने जो टेक्नोलॉजी तय किया है उसके लिए जो रिक्वायर्ड प्लांट है उसके बारे में फिर आपको तय करना होगा कि हायर करना होगा प्लांट या खुद से खरीदना होगा। अगर खरीदना होगा तो लोकल मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, कि फॉरेन से लाना होगा, अगर लाना होगा तो उस पर कितना एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आएगा। बहुत सारी बातें हैं जिन सबों को कंसीडर करते हुए ताकि कोई भी कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट छूटे ना, है ना। इसके अलावा इन सारे कंपोनेंट्स के ऊपर हम जो खर्च करना है तो एक प्रॉपर एस्टिमेशन प्रोजेक्ट कॉस्ट का हो पाएगा। सारे पॉइंट्स को, सारे कंसीडरेबल फैक्टर्स को, सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कंसीडर करते हुए हम डिटरमाइन किए। उसमें कई एक स्टेप में ये प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन का प्रोसेस पूरा होता है। सीधा सीधी कोई रफ आइडिया नहीं है मिठाई बनाने वाला हलवाई के तरह। आपको ये रफ एस्टिमेट्स बनाते हो, फिर उसमें और एरर्स जो होता है उसको रेक्टिफाई करके फिर से दूसरा एस्टिमेट, 4-5 एस्टिमेट्स के बाद एक स्टेज आता है जहाँ से हम माना जा सकता है कि ये जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्चुअल में इतना हमको फंड चाहिए। हाँ, इसमें हम प्रोविज़न फॉर कंटिंजेंसीज को भी ख्याल रखते हैं कि हो सकता है कि अभी के अनुमान से हम जो कोटेशन वगैरह लिए हैं
और कल को गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर जाए या पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ और हो जाए, नतीजा इकोनॉमी प्रभावित हो जाए और उससे प्राइस लेवल वगैरह में या सप्लाई पोजीशन में चेंजेज आए तो एक्स्ट्रा हमको कॉस्ट करना पड़ सकता है। तो उस प्रोबेबिलिटी को ध्यान में कर रखते हुए एक्स्ट्रा प्रोविजन जो एक्चुअल कॉस्ट हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा 10% 20% कंटिजेंसीज के लिए, संदिग्धताओं के लिए कि हमको एक्स्ट्रा लगना, जैसे हम लोग बातचीत में करते हैं कि इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा और ऊपर से 10,000 और रख लो, घटल बढ़ल, देहाती भाषा में कहते हैं। ठीक वही प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज के लिए ही वो बात कहा जाता है। तो टेक्निकल भाषा में प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज का भी ख्याल रखते हैं। तो हमें अभी देखना है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है। एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल, है ना। तो इसके कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल क्या है? अक्सर हाँ क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ। तो व्हाट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट हम जान चुके और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट? तो किसी भी प्रोजेक्ट के सेटअप के लिए यानी स्ट्रक्चरल सेटअप के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो लैंड एक्विजिशन प्रक्रिया, जिसमें हमने बताया कि लैंड का एक्विजिशन का 2 तरीका हो सकता है, आप लीज पे ले सकते हो या खुद से एक्वायर कर सकते हो। तो सबसे पहले ये एस्टिमेशन करना, ये तो प्रोसेस बाद में, कि टोटल कितना लैंड चाहिए, है ना। तो उसका जो एरिया है वो डिटरमाइन करना। अब इसके लिए हर सेगमेंट के लिए सेपरेट एरिया होगा, आपका कितने टोटल डिपार्टमेंट्स होंगे और उसके लिए कितना बिल्डिंग और प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए कितने कितने स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा लैंड होना चाहिए, वो कितना रिक्वायर्ड होगा। कंप्लीट जो एक्सपर्ट के मदद से इसका आप एस्टिमेशन किया जाता है। तब देखा जाता है कि आप कोटेशन या फिर इंक्वायरी के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि अगर लैंड को लीज पे लिया जाए तो ये क्या आसानी से अवेलेबल है तो इस लीज का एनुअल बर्डन ऑफ कॉस्ट क्या होगा और टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एट ए टाइम यानी लमसम पेमेंट जो करना होगा लैंड ऑनर को वो क्या करना होगा, अब फिर लीज रेंट के रूप में एनुअली क्या बर्डन आएगा, इसको देखना। अगर हम लैंड को एक्वायर ही परचेज ही कर लेते हैं ओनरशिप तो हमको कितने तक टोटल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा और दोनों का प्रोस एंड कॉन्स उसको भी ध्यान में लेना है कि अगर हम लीज पे लेते हैं तो आगे क्या क्या परेशानियां हो सकती है और अगर हम खुद आज खरीद लेते हैं तो उससे क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो सकता है। इन तमाम चीज़ को कंसीडर करते हुए तब डिसाइड करना है कि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड अलॉन्ग विथ इट्स डेवलपमेंट। कहने का हो सकता है गड्ढा होगा उसमें आप नहीं बना सकते तो उसको भरना होगा, लेवलिंग करना होगा, बाउंड्री से घेरना होगा, ये तमाम चीज़ तो लैंड डेवलपमेंट का खर्च होगा। तो वो दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए तब लैंड कॉस्ट एस्टिमेशन। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये एक जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए एक्सपर्ट हैं उनसे जो डिफरेंट प्रपोज्ड बिल्डिंग्स हैं जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग होगा, हो सकता है साइकिल शेड हो, ऑफिस बिल्डिंग हो, स्टाफ क्वार्टर्स हो, गोडाउन हो, है ना। तो इन सब जो बिल्डिंग है, गिराज हो सकता है। अगर आप प्रोजेक्ट के साथ साथ जो टाउनशिप एडजस्टमेंट इन्वायरमेंट देना चाहते हैं अपने वर्कर्स को तो उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ सकता है। तो इसे सब तरह का जो है सारी बिल्डिंग्स को के कंस्ट्रक्शन में सबके मेजरमेंट के हिसाब से कितना कॉस्टिंग आ सकता है ना, उसको डिटरमाइन करना। फिर एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, कौन कौन से प्लांट, किस तरह के प्लांट रिक्वायर्ड होंगे, उनका डिफरेंट जो पार्टी जो उससे हम खरीदेंगे जहाँ से हमको अवेलेबल होगा वहाँ से कोटेशन लेना कि अगर फलना
टेक्नोलॉजी फलाना कंपनी का अगर हम प्लांट परचेज करते हैं या टाटा मोटर्स से गाड़ी लेते हैं, ट्रक लेते हैं इक्विपमेंट के रूप मोटर व्हीकल के रूप में, या किसी और का लेते हैं, तो उससे कोटेशन लेना कि फाइनली हमको डाउन पेमेंट कितना करना पड़ सकता है, हायर परचेज सिस्टम पर लेंगे तो कितना पड़ सकता है टोटल, या एट ए टाइम डाउन पेमेंट करके अगर लेना चाहें तो कितना ले सकते हैं, है ना। तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे या फिर डाउन पेमेंट बेसिस पर, कैश पेमेंट बेसिस पे, तो सभी प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हुए और तब प्लांट का जो एक्विजिशन कॉस्ट है उसको एस्टिमेट करना। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, इतना ही नहीं, प्लांट जहाँ से खरीद के लाएंगे, अगर हम बाहर से परचेज करते हैं तो रास्ते का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ ऑक्ट्री ड्यूटी या अदर ड्यूटीज़ गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ सकता है, उसको भी इसमें असेस करेंगे, है ना। इसके अलावा जब प्लांट आ जाएगा तो उसको इंस्टॉल कराना होता है, उसका टेक्निकल नो हाउ होता है। प्लांट इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल नो हाउ 11th आइटम में आप नोट कर लोगे, टेक्निकल नो हाउ कॉस्ट फीस के रूप में, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा प्लांट कहाँ लगना चाहिए और उसका सही अरेंजमेंट अगर नहीं होगा तो फाइनली जो है सो ट्रायल ऑपरेशन ही फेल कर जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट के द्वारा और उसका कैसे मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन होगा, इसके लिए टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए अलग से फीस देना पड़ता है, तो वो कॉस्ट भी कैपिटल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द डिफरेंट बिल्डिंग्स, है ना, अदर मिसलेनियस एसेट्स लाइक फर्नीचर वगैरह जो है वो सब एसेट्स, और वर्किंग कैपिटल मार्जिन। अब ये सब तो परमानेंट कैपिटल की व्यवस्था हो गई। अब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जब प्रोजेक्ट सेटअप हो जाता है और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, डे टू डे रूटीन ऑपरेशन स्टार्ट होता है, तो उसके लिए जो एस्टिमेशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का होगा, तो वर्किंग कैपिटल के डिफरेंट जो करंट एसेट्स कंपोनेंट्स हैं, कितना कैश बैलेंस रखना है, कितना इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करना है रॉ मटेरियल का, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कितना फिनिश स्टॉक के रूप में हमको मेंटेन करना पड़ सकता है स्टॉक को, इन सब में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका इंडिविजुअली कितना फंड किस में एलोकेट किया जाएगा, उसके आधार पर उसका एस्टिमेशन करना, और साथ ही साथ जो फ्लक्चुएशंस सोचते हुए भी मार्जिन को उसमें ऐड करते हुए टोटल एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा उसके लिए अरेंज करना। साथ ही साथ आप बिजनेस सेटअप जब प्रोजेक्ट को करते हो कि एक कंपनी के रूप में, कॉर्पोरेट यूनिट के रूप में प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश्ड होता है, तो उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं लीगल जो पूरा करना होता है, जैसे जिसको हम लोग उस पर जो खर्चे आते हैं, जैसे मार्केट सर्वे करना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट कराना लीगल एक्सपर्ट के द्वारा, फिर आपको कंपनी जोनल रजिस्ट्रार के यहाँ कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हासिल करना, ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ पे एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च हो जाता है, जिसको हम लोग प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस या फॉर्मेशन एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी, जैसे आप मकान बनाते हो तो मकान बनाने से पहले नक्शा बनवाना और उसको DRDA MRDA कहाँ से पास कराना लोकल अथॉरिटी से, फिर आप मकान कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो वो नक्शा की बनवाने से लेकर के पास कराने तक जो खर्चे आए वो तो कहीं नहीं है मकान में, तो कहाँ है, वो भी तो एक्सपेंस है, तो मकान बनाने से पहले का। ठीक उसी प्रकार से प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है, उस पर भी हैवी अमाउंट खर्च हो जाता है, मार्केटिंग सर्वे से लेके आदि काम में। प्रोविजंस फॉर कंटीजेंसी, ये सब का जब प्रॉपर एस्टिमेशन हो जाता है तो एक प्राइस फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए और अनसर्टेनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक एक्स्ट्रा 10% 5% मार्जिन के रूप में एक प्रोविज़न कर लेते हैं, यानी एडअप कर लेते हैं एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायरमेंट, और तब फंड की फाइनेंसिंग की जाती है कि कहाँ से कितना इतना फंड कहाँ से कैसे कैसे मैनेज किया जाएगा, है ना। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट और प्रोजेक्ट कैपिटल कॉस्ट। क्लियर? ओके, थैंक यू।